अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 1। इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम वो सारे डेवलपमेंट्स, वो सारे ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे जो हम परफॉर्म करते हैं जब एक पूरा सॉफ्टवेयर हमारे पास रेडी हो जाए। राइट, तो इसके कुछ फेजेस हैं, फेज 0 से लेकर फेज 7 तक। तो इन सारे फेजेस को हम इस लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फेज नंबर 0 क्या होता है? फेज नंबर 0 इज फिजिबिलिटी स्टडी। अच्छा, फिजिबिलिटी का क्या मतलब होता है? फिजिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की वर्केबिलिटी, कि कोई भी चीज कितना ज्यादा कारआमद है। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम यही करते हैं कि हम एनालाइज करते हैं कि हमारा जो आइडिया है या जो भी सॉफ्टवेयर है जिस पर हम काम करने जा रहे हैं वो वर्थफुल भी है या नहीं। राइट, ये हायर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी प्रपोजल आया है या जो भी प्रपोज्ड सिस्टम है उसको ये चेक करे कि ये मार्केट में इसकी कोई वैल्यू भी है या नहीं। अब इसके लिए हम फिजिबिलिटी चेक्स करते क्या हैं? ये फिजिबिलिटी चेक्स होते हैं कि क्या सिस्टम ऑर्गेनाइजेशनल्स के ऑब्जेक्टिव्स में कुछ कंट्रीब्यूशन देगा या नहीं देगा। राइट, क्या सिस्टम को आपकी जो आपके पास करंट जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या आपके पास जो करंट बजट अवेलेबल है उसमें आप वो सिस्टम डेवलप कर पाएंगे। देखिए ना, एक तो ये होता है कि आइडिया ही बिल्कुल बेकार है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ही फिलफिल नहीं करता, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि आइडिया इतना एक्सोटिक हो कि उसकी ये जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है या जो बजट रिक्वायर्ड है वो आपकी कंपनी के पास ना हो, तो फिर आप उस प्रोजेक्ट पे ऑब्वियसली काम नहीं करेंगे। राइट, इफ द सिस्टम कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर सिस्टम्स दैट आर यूज, क्या वो सिस्टम इस काबिल होगा कि आप उन अपने सिस्टम्स के साथ उसको यूज कर सकें जिनके लिए वो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तभी ऐसा होता है ना, हम एक्सटेंडेड वर्जन बना रहे होते हैं। तो अगर न्यूली डेवलप्ड वर्जन ओल्ड वर्जन के साथ इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता तो फिर आप उस पर काम ऑब्वियसली नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। राइट, अब फिजिबिलिटी स्टडी से आपको क्या डिसीजन मिलता है? फिजिबिलिटी स्टडी से आप 3 तरह के डिसीजन लेते हैं। पहला डिसीजन क्या होता है कि हाँ ये आइडिया सही है, वर्केबल है, आगे हमें हमारी मार्केट वैल्यू भी है, सब है, हमारे पास रिसोर्सेज भी है, तो हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप उस पर काम नहीं करते, किसी भी इशू की वजह से, कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट जो आपकी चेकलिस्ट में फुलफिल ना हो रही हो। नंबर 3 इज थिंक अगेन। फिर से आप अपने क्लाइंट से मिलें या फिर से सोचें कि कुछ फीचर्स कम करके या कुछ फीचर्स बढ़ा के हम इस आइडिया पे काम करें तो क्या होगा। राइट, फिर उसको रिक्रिएट करते हैं। अच्छा, ये जो पूरी स्टडी है, फिजिबिलिटी स्टडी, इसके साथ इसमें हमें जो आखिर में आउटकम रिसीव होता है उसको कहते हैं आप FSR। FSR इज फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट। जब भी आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तो सबसे पहले वो आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि भाई आपका आइडिया क्या है। तो वो बेसिकली वो जो प्रपोजल जिसे हम कहते हैं ना, वो फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट होती है जिसमें आप बताते हैं कि ये हमारा आइडिया है, इस आइडिया को लेके हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, ये इस आइडिया की मार्केट वैल्यू है, ये इस आइडिया के लिए इतने रिक्वायर्ड यूजर्स हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, और इस आइडिया पे काम करना इतना वर्केबल है। तो वहां आप अपने आइडिया को जो जस्टिफाई करते हैं ना अपने सॉफ्टवेयर को, वो फिजिबिलिटी स्टडी होती है। और वो जो आप प्रपोजल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं वो बेसिकली होती है फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट, विच इज फेज 0, जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट पे एक्चुअली काम करना भी चाहिए या नहीं। राइट, तो दिस इज फेज 0। अब फेज 1 में ये होता है कि जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट ओके है और अब मुझे उस प्रोजेक्ट को बनाना है, तो आप फिर उस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरेशन। राइट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन को कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं, कि इस सॉफ्टवेयर का जो डिज़ायर है उसके लिए कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, मॉडल करना है, और देखना है कि एक्चुअली ये सिस्टम क्या क्या प्रोवाइड कर रहा होगा। राइट, the requirements specification and analysis phase of a software project is the most important phase of software development and should not be omitted under any condition। देखिए, जो सॉफ्टवेयर आगे जाके फेल होते हैं ना, जिनको यूजर्स लेना ही से इनकार कर देते हैं, यूजर्स इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, वहाँ मसला ये होता है कि यूजर का जो इंटरव्यू कंडक्ट होता है ना, यूजर से जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कैसा कैसा सिस्टम चाहिए, आप वहाँ फेल हो गए होते हैं। जितना ज्यादा इंटेलिजेंटली, जितना ज्यादा बारीकी से आप अपने यूजर्स की एक एक रिक्वायरमेंट लेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर अपने सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट करेंगे, उतना ज्यादा आपका सॉफ्टवेयर पॉपुलर होगा। राइट, उतना ही ज्यादा वो सक्सेसफुल होगा। अच्छा, अब इस फेज के आखिर में, ये जो फेज 1 है, इसके एंड में जो हमें आउटकम मिलता है वो क्या होता है? वो होता है एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS।
ये जो SRS है ये किसका रिजल्ट है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट रिजल्ट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन का। अब जब एक दफा हमारे पास SRS बन जाता है तो फिर हम अपने सॉफ्टवेयर फेज से डेवलपमेंट फेज में मूव हो सकते हैं, जिसे आप सॉफ्टवेयर डिजाइन भी कहते हैं। उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। अब हम मूव करते हैं फेज नंबर 2 में। फेज नंबर 2 क्या है? फेज नंबर 2 है प्लानिंग फेज। एक दफा आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई तो आपके पास SRS में ये आइडिया क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली आप क्या बनाने जा रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट या आपका प्रोजेक्ट या आपका सॉफ्टवेयर है क्या। तो जब आपके पास क्लियर आइडिया हो जाता है तो आपको पता होता है कि ये काम मैं कितने, जो काम है वो मैं कितने दिन में कर लूंगा। अच्छा, ये काम मैं इतने दिन में कर लूंगा तो उसमें कॉस्ट कैसी लगेगी। देखिए, ये जो प्लानिंग वाला फेज है ना, सॉफ्टवेयर प्लानिंग का फेज, ये इतना डिटेल्ड फेज है कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स है ना, वैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग भी एक कोर्स है, इतना डिटेल्ड है। इसको जितना मैं कॉम्पैक्ट कर सकती थी उतना मैं कॉम्पैक्ट करके आपको बता रही हूँ कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग एक ऐसा टास्क है जिसमें आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को कितने टाइम में कंप्लीट करना है, मेरी इंटरमीडिएट डेडलाइंस क्या होंगी, मेरी एंड डेडलाइन क्या होगी, मेरी कॉस्ट क्या आएगी, मेरे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और जो भी काम हो इस सबको देखते हुए आप एट द एंड जो भी लोग हैं आपके पास, प्रैक्टिशनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, उन सबको वो पर्टिकुलर टास्क असाइन कर दें एक लिस्ट बना के। अब प्लानिंग के एंड में जो हमारे पास फेज 2 यानी फेज नंबर 2 प्लानिंग के एंड में हमारे पास जो आउटकम आता है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट प्लान में इन शॉर्ट, ये भी मैं बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। प्रोजेक्ट प्लान में आपके पास स्कोप होता है, आपके पास प्रोजेक्ट एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेट आप क्या कर रहे होते हैं? एस्टिमेट आप ये कर रहे होते हैं कि कितने टाइम में क्या टास्क परफॉर्म हो जाएगा। या फिर आपके पास ये एस्टिमेशन भी होती है कि कितनी रिसोर्सेज के साथ मेरा काम खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि कितने टाइम में मैं कितने टास्क या कितने गोल्स अचीव कर लूंगा, या मुझे कितनी एक्टिविटीज कितने टाइम में कंप्लीट कर देनी है और मुझे किस रिसोर्स की कब जरूरत पड़ेगी। रिसोर्स मैनेजमेंट ये होती है कि आपको कितनी कम रिसोर्सेज के साथ कितना ज्यादा आउटकम प्रोड्यूस करके देना है, और जितनी भी रिसोर्सेज आपके पास प्रेजेंट है उनके साथ ही आपको काम करना है। और या अगर बहुत ही जरूरत है तो आपको कोई नई रिसोर्स लेनी है या नहीं लेनी, इन सारे डिसीजंस को आप किस में इनकॉर्पोरेट करते हैं? प्रोजेक्ट प्लान में। इट इज द टफेस्ट फेज, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 होता है डिजाइन फेज। इसमें आप क्या करते हैं? डिजाइन फेज, अब ये है डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब तक आपने क्या करा, आपने यूजर की रिक्वायरमेंट्स पे काम करा। अब वो जो रिक्वायरमेंट का आपके पास डॉक्यूमेंट होगा ना, क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट को? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS। जो SRS के डॉक्यूमेंट है ना, उसको आप कन्वर्ट करेंगे डिजाइन में, कि अब उसको कौन समझ सके? प्रोग्रामर या डेवलपर समझ सके। सॉफ्टवेयर डिजाइन इज अ प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म यूजर रिक्वायरमेंट्स इनटू सुटेबल फॉर्म व्हिच हेल्प्स द प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, राइट। अपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के डॉक्यूमेंट को फिर आप एक ऐसे डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं जिसको देखते ही प्रोग्रामर समझ जाए कि अच्छा, मुझे सॉफ्टवेयर को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। उसमें आपकी यूआई डायग्राम्स आ जाती हैं जिसमें आप बता रहे होते हैं ये यूजर इंटरफेस होगा, इतने यूजर्स होंगे जो आपके इंटरफेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब एट द एंड इस डिजाइन डॉक्यूमेंट का जो आउटकम होता है वो क्या होता है? वो होता है डिजाइन डॉक्यूमेंट। डिजाइन डॉक्यूमेंट क्या करता है? इट मूव्स द कंसंट्रेशन फ्रॉम प्रॉब्लम डोमेन टू सॉल्यूशन डोमेन। SRS तक आप किस डोमेन पे हैं? प्रॉब्लम डोमेन पे हैं। अब आप फिल्टर हो जाएंगे किस पे? सॉल्यूशन डोमेन पे। इट ट्राइज टू स्पेसिफाई हाउ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड इन SRS। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, उसको इस तरीके से वो डिजाइन में कन्वर्ट करेगा कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगी किसको? डेवलपर को, राइट। सो ये हो गया आपका डिजाइन डॉक्यूमेंट। इसको हम और डिटेल में देखेंगे, अभी ये पूरे SDLC का एक ओवरव्यू है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, फेज नंबर 4 विच इज कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग में आप क्या करते हैं? कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग में आपके पास जो भी डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है उसको देखते हुए, उस डिजाइन डॉक्यूमेंट को देखते हुए जो प्रैक्टिशनर या जो प्रोग्रामर है वो उस डिजाइन के अकॉर्डिंगली आपका कोड जनरेट करता है और फिर सब मॉड्यूल्स क्रिएट करता जाता है और इंडिविजुअली उन सब मॉड्यूल्स को, मतलब स्मॉल फंक्शंस को टेस्ट भी करता जाता है। इसी वजह से इस फेज का नाम सिर्फ कोडिंग नहीं है, यूनिट टेस्टिंग भी है, कि आप
यूनिट बाय यूनिट मतलब मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कोडिंग करते हैं और उसको टेस्ट भी करते जाते हैं कि जब आप एट द एंड इंटीग्रेट करें सारे मॉड्यूल्स को तो एरर आने का चांस कम से कम हो, राइट। सो दिस इज फेज 4। फेज 5 में आप ऑब्वियसली खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दफा जब आपने कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग कर दी तो अब उन सारे यूनिट्स को आप कंबाइन करके इंटीग्रेट करेंगे और कंप्लीट सिस्टम को फिर क्या करेंगे, सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, राइट। सो इन इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग और मॉड्यूल्स आर कंबाइंड एंड देन टेस्टेड द कंप्लीट सिस्टम। दिस सिस्टम टेस्टिंग इज डन बाय, ये कौन सी टीम करती है, एसक्यूए टीम करती है। एसक्यूए टीम स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस टीम, जो कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अश्योर करती है कि इंटीग्रेशन के बाद कोई एरर तो नहीं आ रहा। नाउ फेज नंबर 6 इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। जितने भी अब तक आपने फेजेस पढ़े उसमें जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है ना जिस फेज में, वो फेज होता है मेंटेनेंस का, जिसमें आप अपडेट करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, जो भी कभी एरर होता है उसको करेक्ट करते हैं। किसी भी फेज में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम आपको मेंटेनेंस में लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं उसमें कुछ एरर्स होते हैं, फिर आप सही करते हैं तो वो और मॉडिफाई हो जाता है। फिर जब आप उसको मॉडिफाई करके भेज देते हैं तो सॉफ्टवेयर आपके यूजर की तरफ से आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं ये वाला फीचर मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिर आप उस फीचर को क्या कर देते हैं अपने सॉफ्टवेयर में और उसको मॉडिफाई कर देते हैं अपडेट करने के बाद, तो वो मजीद मॉडिफाई हो जाता है। इस तरह से यूजर के फीडबैक पे आप कंटिन्यूसली अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते चले जाते हैं। फिर लास्ट फेज में एक टाइम आता है जब आपका सॉफ्टवेयर, जिसे कहते हैं फेज नंबर 7, और उसका नाम है रिटायरमेंट फेज। रिटायरमेंट का नाम इसका क्यों रखा गया कि एक टाइम आता है जब आपका सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट हो जाए। अब ये क्वेश्चन मार्क होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए कि जब वो कह रहा है कि लास्ट फेज में तो आप कह रही हैं कि सॉफ्टवेयर मेंटेन ही होता जाता है, फेज 6 में आपने कहा, और अब आप कह रही हैं सॉफ्टवेयर रिटायर भी हो रहा है, तो एक सॉफ्टवेयर रिटायर्ड क्यों हो रहा है? रिटायर्ड तो हार्डवेयर को होना चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर को तो हम मेंटेन करते जाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट कैसे होता है? सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट ऐसे होता है, किस टाइम को हम ऑब्सोलीट कहते हैं, किस टाइम को हम रिटायरमेंट टाइम कहते हैं, तब जब हमें प्लेटफॉर्म ही चेंज करना पड़ जाए। फॉर इंस्टेंस अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज हो जाएगा तो फिर मेरा सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट हो गया। एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ विंडोज पे ही चलता है और अब मैं कह रही हूँ नहीं मुझे तो ये सारा काम लिनक्स पे लेके जाना है, विंडोज से मुझे करना ही नहीं है, तो जो सॉफ्टवेयर विंडोज पे चलता है वो लिनक्स में हर किस नहीं चलेगा, तो फ्रॉम द स्क्रैच बनाना पड़ेगा वो सॉफ्टवेयर। इस तरह पुराना सॉफ्टवेयर क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि अब वो मेरे इस्तेमाल का ही नहीं है। और इसकी एग्जांपल क्या है, जब हमें कंप्लीट प्लेटफॉर्म या कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज करना पड़ जाए। ओके, नाउ एट द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी शॉर्ट टॉपिक विच इज केस। केस क्या होता है? केस इज कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये इसमें हम उन सारे टूल्स की बात करते हैं जो ऑटोमेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज में। जितना भी पूरा SDLC आपका आपने लाइफ साइकिल पढ़ा है, अब इसको डेवलप करने के लिए जाहिर है ना कुछ हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस अगर आप फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट बनाते हैं तो क्या आप पेपर पेंसिल से बनाते हैं? नहीं। किस चीज़ से बनाते हैं डॉक्यूमेंट? वर्ड पे बनाते हैं। सॉफ्टवेयर है वर्ड अपने आप में एक। अगर आप डिज़ाइन बनाते हैं, URL डायग्राम, सॉरी UI डायग्राम्स होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसमें आप यूज़र बनाते हैं, बताते हैं कि भाई ये इस इंटरफेस से कनेक्ट करेगा, उसके लिए भी आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उस सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? रैशनल रोज है, विजियो है, राइट। तो ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनकी हेल्प आपको इस पूरे SDLC में पड़े, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पड़े, उन सारे केस टूल्स को क्या कहते हैं? केस, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें फर्स्ट टाइप है अपर केस टूल्स। अपर केस टूल्स वो सारे टूल्स होते हैं जो फेज 1 2 3 में यूज होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, रैशनल रोज है, एक्सेट्रा। और लोअर केस टूल्स कौन से टूल्स होते हैं जिनको आप फेज 4 से लेकर फेज 7 में यूज करते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो है, कोड जनरेटर है। जाहिर है कोड लिखने के लिए आपको अक्सर ऐसे ऑटो कोड जनरेटर्स की जरूरत पड़ती है जिसमें आप अपने फीचर्स बता सकें और आपको कोड मिल सके, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो डीबगिंग के लिए यूज होते हैं, उसकी आपको फेज 4 से फेज 7 तक जरूरत पड़ती है। जाहिर है इसमें आप कोडिंग कर रहे होते हैं और टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर्स जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हेल्प करते हैं और आपके फंक्शंस को ऑटोमेट कर देते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को आप क्या कह रहे होते हैं? केस टूल्स कह रहे हो, राइट। सो थैंक यू for today. This is the end of lecture number 1. Hope, I just hope आपको सब क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज।